Welcome everyone. वीडियो लेक्चर पार्ट 7 में मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी फोर्थ पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत पर हम पुनः न्यूमेरिकल प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत न्यूमेरिकल प्रश्न को समझने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, पूर्व के दो वीडियो में हमने सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि में लाभ की गणना करने से संबंधित दो प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न देख लिए हैं। एक तो जब किसी उत्पादन संस्था में उत्पादन और विक्रय की मात्रा समान होती है, अर्थात कोई भी अंतिम रहतिया या प्रारंभिक रहतिया नहीं होता है, तो कैसे लाभ की गणना की जाती है, उसमें क्या अंतर पाया जाता है। दूसरा प्रकार का जो प्रश्न है कि किसी उत्पादित संस्था में केवल अंतिम रहतिया बच रहा है, प्रारंभिक रहतिया नहीं रहता है, तो सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि में लाभ की गणना करने से क्या अंतर पड़ता है, वो हमने इसके पूर्व के वीडियो में देख ली है। इस वीडियो में हम तीसरे आधार, जबकि किसी उत्पादित संस्था में यदि उत्पादित किए गए माल का प्रारंभिक और अंतिम रहतिया होता है, तो उस दशा में सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना करेंगे तो क्या अंतर होगा, हम आगे के प्रश्न में देखेंगे। यदि प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही प्रकार के रहतिया होते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित लागत समंक मेसर्स नवदीप ब्रदर्स का संचालित कारखाना से संबंधित है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूनिट्स के रूप में है 20,000 इकाइयां 2013-14 में और 2014-15 में है 20,000 इकाइयां। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक जो स्कंध है यूनिट्स के रूप में 2013-14 में कुछ भी नहीं है, 14-15 में 2,000 इकाइयां हैं। क्लोजिंग स्टॉक इकाइयों के रूप में 2,000 इकाइयां 2013-14 में है, 2014-15 में कुछ भी नहीं है। आउटपुट अर्थात उत्पादन इकाइयों के रूप में 20,000 इकाइयां 2013-14 में उत्पादित किया गया, अर्थात कैपेसिटी का पूरा उपयोग किया गया, जबकि 2014-15 में 18,000 इकाइयां ही उत्पादित किया गया। सेल्स 18,000 इकाइयां बेची गई और यहाँ पर 20,000 इकाइयां बेची गई 14-15 में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 13-14 में सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, 14-15 में भी 15 रुपये है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये 13-14 में, 14-15 में भी 4 रुपये। फिक्स कॉस्ट पर एनम सालाना जो स्थिर व्यय है 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। दोनों वर्षों के लिए अवशोषण लागत विधि और सीमांत लागत विधि के अंतर्गत लाभ निकालिए। स्टॉक के मूल्यांकन में फीफो आधार को मानकर चले। आपने फीफो आधार अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन करना है। चूंकि देखेंगे आप प्रश्न में कि ओपनिंग स्टॉक 13-14 में नहीं है, लेकिन 14-15 में ओपनिंग स्टॉक है। वो कहाँ से आएगा कि ये जो 13-14 में क्लोजिंग स्टॉक है वही 14-15 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, इसका क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो इस प्रश्न की विशेषता है, इसमें एक और जहां ओपनिंग स्टॉक है 14-15 में, वहीं दूसरी ओर क्लोजिंग स्टॉक है 13-14 में। तो ऐसी दशा में किस प्रकार से लाभ की गणना की जाएगी, उस लाभ में क्या अंतर होगा, हम देखेंगे इस प्रश्न को हल करने के क्रम में। तो आइए चलते हैं हम प्रश्न को हल करने के लिए। अवशोषण लागत विधि से सबसे पहले हम लाभ की गणना करते हैं। देखें, कॉलम्स बने हुए हैं। 2013-14 के लिए एक राशि कॉलम है और 2014-15 के लिए एक राशि कॉलम है। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 13-14 में नील है राशि इसका और 14-15 में है 24,000। अब ये कैसे आया, तो हम आगे जब ज्ञात कर लेंगे 13-14 का, तब हम ओपनिंग स्टॉक की राशि निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया नहीं है।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल जो दिया है 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से कुल उत्पादित इकाइयां हैं इनके 20,000, तो 20,000 गुणित 4 बराबर 80,000 रुपये हो गए। फिर फिक्स कॉस्ट देखें, अभी कल 2013-14 की बात करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट 1,60,000 रुपये दिया गया पर एनम, और इस प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मिलाकर यहाँ पर हो गया 2,40,000 रुपये टोटल कॉस्ट। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, 2,000 इकाइयाँ बच रही है, तो उसका मूल्य हो जाएगा 24,000 रुपये। इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बेची गई माल है उसकी लागत है 2,16,000 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल्स, अर्थात 2,40,000 में 24,000 को माइनस किए तो 2,16,000 रुपये बच गया। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो सेल्स के बारे में दिया गया है। सेल्स 15 रुपये प्रति इकाई, 18,000 इकाइयों को बेचा। ये देखिए 18,000 इकाइयाँ हैं और ये 15 रुपये उसका मूल्य है, तो कुल हो गया ये 2,70,000 रुपये। अब 2,70,000 रुपये, ये 2,70,000 है, इसमें से 2,16,000 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट की राशि निकल आएगा 54,000 रुपये। तो ये हुआ 13-14 का। अब 14-15 में जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है 24,000, आप देखिए ये 24,000 है, यही 24,000 यहाँ पर हमने लिया है। यानी पहले हमको 13-14 का कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट की राशि निकालनी है, तत्पश्चात हम 14-15 में पहुँचेंगे कि 13-14 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही 14-15 के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। ये 24,000 रुपये हमने लिख लिया है। फिर वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये प्रति इकाई है, उस हिसाब से यहाँ पर उत्पादित किए जाने वाली इकाइयाँ हैं 18,000, तो 18,000 का 72,000 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से फिक्स कॉस्ट दिया गया है 1,60,000 यहाँ पर, तो 1,60,000। इस प्रकार से तीनों का जब योग करेंगे तो 2,56,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। चूंकि प्रश्न में कहा है इसका कोई भी अंतिम स्टॉक नहीं है, यहाँ पर देखिए कोई भी अंतिम स्टॉक नहीं है, इसलिए ये निरंक हो गया। इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,56,000, क्योंकि 20,000 इकाइयों को बेचा गया। उत्पादित भले ही 18,000 इकाइयों किया है, लेकिन बेच रहे कौन सा, 20,000 इकाइयों का। यहाँ पर देखिए 20,000 इकाइयाँ सेल्स, क्योंकि 18,000 उत्पादित है, 2,000 ओपनिंग स्टॉक का था, कुल 20,000 हो गया, 15 रुपये के हिसाब से बेचा गया, तो यहाँ पर हो गया इसका कुल 3 लाख रुपये। अब इस 3 लाख रुपये के विक्रय राशि में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम घटा देंगे तो ये प्रॉफिट बचा इसका 44,000। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत 13-14 का लाभ आता है 54,000 और 14-15 का लाभ आता है 44,000, जबकि 13-14 में अंतिम स्टॉक है और 14-15 में प्रारंभिक स्टॉक है। अब इसकी दूसरी जो विधि है सीमांत लागत विधि, उसका अंतर्गत बना के देखें। आइए चलें। सीमांत लागत विधि के अंतर्गत जब हम गणना करेंगे तो देखिए सेल्स 2013-14 का 2,70,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 72,000 रुपये, घटा दिए तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। पहले की वीडियो में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो बचता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन। अब इस 1,98,000 में से जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमने माइनस कर दिया तो ये होगा 38,000 रुपये। ठीक इसी प्रकार से 14-15 में देखें, सेल्स 3 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपये और कंट्रीब्यूशन 2,20,000 रुपये। तो इस प्रकार से फिक्स कॉस्ट इसमें भी ज्यों का त्यों 1,60,000 माइनस करेंगे तो इसका लाभ आ जाएगा 60,000 रुपये। अब दोनों विधियों से हमने लाभ निकाल लिया। निष्कर्ष क्या निकला कि जब उत्पादक संस्था में केवल अंतिम रहतिया रहता है तो अवशोषण लागत विधि का लाभ अधिक होता है। आप देखिए उपरोक्त सॉल्यूशन में 13-14 में केवल अंतिम रहतिया है, इसलिए अवशोषण लागत विधि का लाभ 54,000 है और इसी वर्ष सीमांत लागत विधि का लाभ 38,000 है। तो ये आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं
ये 54,000 रुपये और ये 38,000 रुपये। निष्कर्ष क्या निकला कि यदि केवल अंतिम रहतिया है तो अवशोषण विधि का लाभ अधिक होगा। इसी प्रकार से 14-15 का देखें, जहां पर केवल प्रारंभिक रहतिया है, तो 14-15 में केवल प्रारंभिक रहतिया है, इसलिए अवशोषण लागत विधि का लाभ 44,000 है और सीमांत लागत विधि का लाभ 60,000 रुपये है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वर्ष किसी उत्पादन संस्था में प्रारंभिक रहतिया है और अंतिम रहतिया नहीं है, तो सीमांत लागत विधि से ज्ञात किया गया लाभ अधिक होगा अवशोषण लागत विधि से ज्ञात किए गए लाभ की तुलना में। तो ये अंतर होता है दोनों ही विधियों के अंतर्गत लाभ की गणना करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी। ईमेल deva.rk3013@gmail.com। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत अलग अलग किस्म के प्रश्नों को देखा। अब आगामी वीडियो में हम सीमांत लागत विधि को किस प्रकार से प्रबंधकीय निर्णय लेने के क्रम में उपयोग में लाया जाता है, इस संबंध में न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे आगामी वीडियो 8 में। तब तक के लिए आप सबको पुनः धन्यवाद।